Assalamu alaikum and welcome back everyone. This is Professor Muhammad Umair Ashik, Head of English Department, Aspire Group of Colleges, Nushaira Virka. आज हम एंटर कर रहे हैं एक गोल्डन ईरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ द रेनेसेंस। ये वो दौर था जब यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी बर्थ हुई। शेक्सपियर, स्पेंसर, मार्लो इन जैसे राइटर्स ने लिटरेचर को एक नई पहचान दी। बात की जाए द रेनेसांस के आउटलाइन की। इसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, द मीनिंग एंड जीनियोलॉजीज, रेनेसांस एंड ब्रिटिश लिटरेचर, एज ऑफ रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट एंड द एलिजाबेथियन इरा। आज के लेक्चर में जो आज हम शुरू कर रहे हैं द रेनेसांस का पार्ट वन, इसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग, इसकी जीनियोलॉजीज और कैसे ह्यूमनिज्म ने इस एज को शेप किया, और इसके अलावा और कैसे रेनेसेंस ने मॉडर्न सोसाइटी पर असर डाला। फिर हम देखेंगे कि इसका ब्रिटिश लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस, जिसने इंग्लिश राइटिंग को एक नई पहचान दी। लेट्स बिगिन दिस जर्नी इनटू द गोल्डन एज ऑफ रीबर्थ। स्टार्ट करें हम ओवरव्यू से। व्हाट इज रेनेसेंस? रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ। rebirth, it is a time of great change in art, in literature and in learning. This rebirth start in Italy in 14th century, and suddenly it flourish in Europe in next few centuries. It's spanned from 14th to 17th century. It is the rebirth of what? Rebirth of human spirit. Human spirit, the interest of a human in knowledge, in creativity, and in discovery. Renaissance was basically inspired by the ideas of ancient Greece and Rome, which had been largely forgotten during the Middle Ages. ये जो रेनेसेंस थे, इसमें जो लोग थे वो इन नॉलेज के अंदर, क्रिएटिविटी और नई चीज़ों की डिस्कवरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उनका वो जो स्पिरिट था, जो मिडीवल एजेस में जो स्पिरिट कहीं गुम हो गया था, उस स्पिरिट का रीबर्थ बेसिकली रेनेसेंस को डील करता है। द पीपल क्वेश्चनड ओल्ड ट्रेडिशन एंड लुक फॉर न्यू वेज इन थिंकिंग। दिस पीरियड लेड टू द राइज ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड एंड ब्रॉट न्यू डेवलपमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जब हम बात करते हैं कि ये जो राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हुआ या नई डेवलपमेंट कैसे आई इन एवरी फील्ड में, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि मिडिवियल माइंडसेट में जहाँ पर ह्यूमन स्पिरिट वो समहाउ डिक्लाइन हो गया था, उसका वो जो है ना वो किसी कहीं पर यू कैन द ह्यूमन स्पिरिट इज स्लीपिंग। उसका जब रिवाइवल हुआ, उसका जब रीबर्थ हुआ, हमें हर फील्ड के अंदर, जैसे फील्ड ऑफ आर्ट में हमारे पास लियोनार्डो डा विंची आते हैं, जिन्होंने जो पेंटिंग को एक रिवोल्यूशनलाइज कर दिया, एक नई जो है ना वो डेवलपमेंट हमें पेंटिंग में ला कर दी। अगर हम फील्ड ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो हमारे पास विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, जिन्होंने एक कंप्लीट जो एक लिटरेचर है, इसको एक कंप्लीट एक नई पहचान जो है वो बेसिकली लिटरेचर को दी। और अगर फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी की बात करें, हमारे पास साइंस के अंदर गलीलियो गलीली का नाम है। इससे पहले क्या समझा जाता था कि इससे पहले जो रिलीजन के अंदर समझा जाता था कि द ह्यूमंस इज बेसिकली द ओनली क्रिएचर, और जो अर्थ है इज बेसिकली द अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन गलीलियो गलीली के आने के बाद साइंस में नई डिस्कवरीज हुई, फिजिक्स जो है वो हमारे पास आती है। तो फिजिक्स हमें पता चलता है कि देयर आर सर्टन अदर प्लैनेट्स आल्सो एग्जिस्टिंग इन दिस इन आवर सोलर सिस्टम, नॉट ओनली इन यूनिवर्स बट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे प्लैनेट जिनको हम अभी तक जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम सारी यूनिवर्स को कैसे। वो जो एक बिलीव था कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए ये दुनिया है, या ये जो यूनिवर्स है, ये कायनात है सिर्फ ह्यूमंस के लिए। उससे वो एक साइंटिफिक एविडेंस से जो एक चीज़ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, वो ट्रेडिशनल बिलीव्स के ऊपर, ट्रेडिशनल लर्निंग के ऊपर, ट्रेडिशनल वे ऑफ सोसाइटी के ऊपर। बेसिकली वो जो एक इंटरेस्ट था, ये उसी इंटरेस्ट की तरफ जाता है, इंटरेस्ट इन नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी। इसी ह्यूमन स्पिरिट के रीबर्थ को हम रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। अब बात कर ली जाए इसके ओरिजिन की। ये तो रेनेसेंस का हमने मीनिंग डिस्कस किया। अगर अब हम इसके ओरिजिन की बात की जाए, रेनेसेंस इज बेसिकली इमर्ज फ्रॉम द एशेज ऑफ मिडल एजेस। मिडल एजेस की बात करें तो मिडल एज, अगर आपको याद हो कि हमने अपने द बिगिनिंग में जो मिडल एज को जब डिस्कस किया, तो मिडल एज में हमें पता चलता है, इफ यू हैव
टेकन द प्रीवियस लेक्चर तो आपको पता होगा, तो मिडल एज जो था, मिडल एज में बेसिकली वो एक फ्यूडलिज्म का दौर था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो हमें नज़र आते हैं चौसर की पोइट्री के अंदर। उसके अलावा एजुकेशन और आर्ट में जो है ना वो इनएक्टिविटी थी। बहुत ज़्यादा लोग की अट्रैक्ट नहीं थे इस तरफ। बहुत कम हमारे पास राइटर थे, बहुत कम हमारे पास इस तरह के जो एजुकेशन या आर्ट की कोई बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट वहाँ पर नहीं आती। और मिडल एजेस बेसिकली एक रिजिड सोशल हायरार्की थी, जिसके अंदर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जो लोग थे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एग्रेरियन। एग्रेरियन एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते थे। सो फार्मिंग जो है वो उनका जो ज़रिया माश था वो फार्मिंग। उसके अलावा जो चर्च थी वो बेसिकली डोमिनेटिंग पावर जो थी वो चर्च के पास थी। सो लिटरेचर को भी जो डील कर रहा है या एजुकेशन को भी डील कर रहा है, सो इन चीज़ों को डील करने वाले जो थे वो सोलली सोलली जो है वो चर्च के ऊपर डिपेंडेंट था। और जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी फ्रेगमेंटेड हमें नज़र आई है। हमें द 100 ईयर वॉर्स वहाँ मिलती हैं। उसके अलावा हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल मीन के एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन और नॉर्मन के अंदर भी, सो हमें वहाँ पर बेसिकली एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल पावर नज़र आती है, एक रिजिड सोशल हायरार्की नज़र आती है। जिस अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज है वो बहुत लिमिटेड था। गो के एंग्लो सैक्सन के बाद एंग्लो नॉर्मन जब गए तो उन्होंने वहाँ इंग्लैंड के अंदर एक नई जो है ना वो बेसिकली वो कल्चर फ्लरिश करवाया। लेकिन फिर भी समहाउ इतना ज़्यादा जो है ना वो कल्चरल एक्सचेंज उस वक़्त में या जो ट्रेड थी वो लिमिटेड थी और कल्चरल एक्सचेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अब क्या बट देन फिर क्या होता है कि एक इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है ना वो बेसिकली शिफ्ट होता है। और जो मर्चेंट क्लास, जो मिडल क्लास थी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो ताजिर हज़रात थे वो राइज़ करते हैं। अब जब उन मिडल क्लास या मर्चेंट क्लास जो है ना वो उनके पास रकम आती है ज़्यादा, उनके पास इकोनॉमिकली वो अ, अ, बेहतर होते हैं। सो देन दे इन्वेस्ट इन आर्ट। वो जो है वो पेड आर्टिस्ट भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा या जो पेंटर्स से उनको जो है ना वो उसमें इन्वेस्टमेंट बेसिकली करते हैं। So their investment in art basically bring new ideas, bring creativity in these fields, in the field of art and in the field of literature. अब अगर बात करें मिडल एजेस में, द यूरोपियन सोसाइटी वाज मेनली फोकस्ड ऑन रिलीजन। तो जो चर्च था वही एजुकेशन को और मोस्ट लर्निंग को जो थी वो क्रिश्चियन टीचिंग के ऊपर बेस करती थी। और जो क्लासिकल नॉलेज था ग्रीक और रोमन स्कॉलर का वो जो है वो मिडल एज में वो जो है वो इग्नोर काफ़ी हद तक किया जा रहा था। लेकिन रेनेसेंस के अंदर जो स्कॉलर थे उन्होंने एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना वो डिस्कवर किए लाइब्रेरीज के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और बहुत से जो और ये भी बेसिकली लिंक किसके साथ करता है, ये फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल 1453 का जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें जो रेनेसेंस बेसिकली सम क्रिटिक आल्सो सेड दैट कि जो मॉडर्निज्म है वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद स्टार्ट हो गई थी। सो हुआ क्या था कि जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, मुसलमानों ने, ऑटोमन एम्पायर ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया, उस वक्त की जो एम्पायर थी रोमन एम्पायर, उसको जब वो शिकस्त दी तो वहाँ से जो बहुत ज़्यादा जो टैक्स थे, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स थे, वो वहाँ से टैक्स लेकर जो है वो इटली में जो है ना वो चले जाते हैं। अब वो जो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट था वो जब इटली गया, सो वो दीज टेक्स्ट बेसिकली कंटेन नॉलेज अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, फिलोसफी एंड लिटरेचर। सो इस फील्ड के टेक्स्ट जब जाते हैं इटली में, सो वहाँ पर जो है ना वो दोबारा से क्लासिकल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, क्लासिकल जो टेक्स्ट है, वो जब स्टार्ट होता है, उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, उसको डीलिंग उसके साथ डीलिंग स्टार्ट होती है। सो बेसिकली फिर वहाँ पर जो है ना वो एक रीबर्थ होती है जब जो उस लिंक के साथ बेसिकली डेवलप होता है। सो ये जो स्कॉलर्स थे बेसिकली ग्रीक स्कॉलर्स, सो ये जब ये टेक्स्ट जो है वो इटली लेकर गए हैं, सो इससे क्या होता है कि इससे जो है ना वो रोमन और ग्रीक टेक्स्ट का जो है ना वो रिवाइवल होता है इन द बोथ फील्ड्स, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड अगर हम फील्ड ऑफ लिटरेचर में कहें तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो क्लासिकल टेक्स्ट या स्कल्पचर्स थे और या आर्किटेक्चर जो स्टाइल था, ये इसमें एक नई जिद्दत आती है इन क्लासिकल टेक्स्ट के ज़रिए। सो इसमें जो टेक्स्ट है वो मैंने पहले बता दिया कि इसमें ह्यूमन एनाटमी भी थी, मैथोलॉजिकल फिगर भी थे और बहुत ज़्यादा नेचुरल लैंडस्केप्स है जो उस वक़्त के रेनेसांस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। सो दिस फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और इकोनॉमिक लैंडस्केप की वजह से हमें हमारे पास जो है ना वो बेसिकली एक शिफ्ट आता है फ्रॉम दी मिडल एजेस जो रिजिड सोशल हायरार्की थी इन द एज ऑफ क्रिएटिविटी, इन द एज ऑफ रीबर्थ,
in the period of Renaissance. सो इसको सम अप किया जाए, सो ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू चेंजिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। और इसके अलावा जो रेनेसांस आइडियाज थे, ये जो इतनी तेजी से फ्लरिश हुए, इसमें बहुत बड़ा हाथ था प्रिंटिंग प्रेस का। 1440 में जो गोटनबर्ग जो है ना, उसने इन्वेंटेड द प्रिंटिंग, गोटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। जर्मनी में ये जो है प्रिंटिंग प्रेस होती है, और इससे पहले जो है ना वो जो किताबें हैं वो हाथ से लिखी जाती थी, बुक्स वर कॉपीड बाय हैंड। सो जिसकी वजह से ये एक तो बहुत लिमिटेड थी, और दूसरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन फिर प्रिंटिंग प्रेस ने जो है ना वो किताबों को बहुत जो है ना वो चीपर और अवेलेबल बना दिया, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सस्ते होने की वजह से, और ज़्यादा मिकदार में छपने की वजह से ये जो है वो ईजिली एक्सेसिबल होगी, और जिसने जो है ना वो दिस अलाउड मोर पीपल टू लर्न एंड रीड एंड राइट, and this basically helped in spreading new ideas very quickly. And the next part, trade and exploration. इससे पहले जो ट्रेड थी वो मैंने बताया कि जो ट्रेड बहुत ज़्यादा इतनी आम नहीं थी, लिमिटेड थी। ज़्यादा लोग जो है वो बेसिकली ताल्लुक़ रखते थे एग्रीकल्चर से, सो जो है ना वो फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते थे। दे डेवलप द फूड, दे ग्रो द फूड एंड कंज्यूम इट। सो इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं थी। लेकिन जो उसके बाद फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद, जो जब ये बहुत से जो लोग हैं वो इटली में गए हैं, और इटली जो है वो बेसिकली जब वो फ्लरिश हुआ है, सो इस इरा में रेनेसांस में जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल जब मीन इसका फॉल होता है, सो जो लोग थे यहाँ से वो मूव किए यूरोप वाली साइड पर। सो वहाँ पर जो शहर हैं, जस्ट लाइक इटालियन सिटीज लाइक फ्लोरेंस, वेंस एंड रोम, सो ये बेसिक मेजर जो है ना वो ट्रेड सेंटर्स बने। यहाँ से जो है ना मर्चेंट ब्रॉड न्यू आइडियाज एंड गुड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो मुख्तलिफ जगहों से जब ट्रेड आती है, सो ट्रेड सिर्फ जो है वो बेसिकली गुड्स की ट्रेड नहीं होती, ट्रेड बेसिकली आइडियाज की भी ट्रेड होती है। ट्रेड बेसिकली कल्चर जो है ना वो भी एक्सचेंज इसके साथ ही होता है। और अगर याद हो कि जो यूरोपियन एक्सप्लोरर लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को गामा, इन दोनों जो है ना वो नई लैंड्स को डिस्कवर किया, और इसके साथ जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज हुआ जियोग्राफी के बारे में और डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। सो ये भी ट्रेड और एक्सप्लोरेशन भी बेसिकली रेनेसांस में ही अपना जो है ना वो पार्ट प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन। So many universities and schools in Europe began to teach द क्लासिकल सब्जेक्ट। इससे पहले जो है वो हमने बात की कि जो रोमन जो टेक्स्ट थे वो इग्नोर किए जा रहे थे, या ग्रीक टेक्स्ट जो है वो इग्नोर किए जाते थे। लेकिन रेनेसांस के अंदर जब फ्लरिश हुई न्यू आइडियाज़ को, ह्यूमन स्पिरिट जो है वो रीबर्थ हुआ। सो जो क्लासिकल सब्जेक्ट थे जैसे हिस्ट्री, फिलोसफी और लिटरेचर को जो है ना उसकी जो है ना वो स्टडी, उसकी एजुकेशन जो है ना वो स्टार्ट हुई, और बहुत से लोग जो है वो इस साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और आर्ट्स के अंदर उन्होंने दिलचस्पी अपनी जाहिर की। और अगली बात है पैट्रोनेज फ्रॉम द वेल्थी फैमिलीज। सो इससे पहले जो सारे का सारा फ्यूडलिज्म में क्या था कि सारे का सारा जो लैंड है वो लिंक करता था किंग किंग के साथ। सो अगर तो रूलर की मर्जी है तो वो किसी को कोई चीज़ देता था, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो चीज़ उससे वापस ले लेता था। सो अब जो किंग है वो अपना ही फायदा मीन के अपना, लेकिन जब रेनेसांस के अंदर आफ्टर 14 सेंचुरी हमारे पास जो मिडिल क्लास है या जो मर्चेंट क्लास है वो राइज करती है। अब जब वो राइज करते हैं तो वो फिर अपने हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर जो है वो पुट करते हैं, और जिस वजह से हमारे पास एक नई जो एक रीबर्थ होती है इन सारे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जो है ना वो नई चीज़ें हमारे पास उभर कर सामने आती हैं। सो इसके रीजन को दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, जिसका इससे पहले हमने मीनिंग को डिस्कस किया। अब जीनियोलॉजीज को डिस्कस करें तो उसमें ये सारे का सारा जो मीन के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लैंडस्केप के चेंज होने की वजह से हमारे पास ये जो रेनेसांस का इरा है वो आता है। नो, डीलिंग विद द ह्यूमनिज्म एंड रेनेसांस, ये जो एज थी, ये जो ह्यूमन स्पिरिट जो है ना वो बेसिकली राइज हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है ह्यूमनिज्म का। सो ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म बेसिकली डील विद द ह्यूमन लाइफ। दे सेड कि जो ह्यूमन लाइफ है इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, जो कि जिसको हमने बचाना है, जिसको हमने डील करना है। फॉर एग्जांपल, इस ह्यूमनिज्म डील विद द इंडिविजुअल पोटेंशियल, दे फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल पोटेंशियल, individual education and the creativity.
अब जो रिलीजियस टेक्स्ट थे इससे पहले मिडीवल एजेस तक जो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सिर्फ जो बात है जो थीम्स हमारे पास रिलीजियस थीम वो चेंज होते हैं हिस्ट्री में। नई जो चीज़ें वो पोइट्री हिस्ट्री पॉलिटिक्स फिलोसफी एंड साइंस की जो है ना वो बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट इन डिफरेंट टेक्स्ट में जो है ना वो चेंज होते हैं। सो ह्यूमनिज्म इज बेसिकली इनकरेज के किस तरह से फॉर एग्जांपल अब जो हमारे पास चौसर ने जिस तरह एक चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हैं कि चर्च जो है वो चर्च में करप्शन आ चुकी है। सो और मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द चर्च के जो इंसान है दे आर द सेंट्रल फोकस इन द यूनिवर्स। जो हमारी अर्थ है इट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। और इसके अलावा कोई भी जो चीज़ है वो नहीं है। लेकिन जब साइंस आती है और न्यू डिस्कवरीज होती हैं तो हमें पता पता चलता है कि देर आर सर्टन अदर प्लैनेट्स। अब वहाँ पर जो है ना वो एक बेसिकली जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम होता है उसके ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं। अब सिर्फ वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर नहीं है, वो जब बात करते हैं कि अच्छा अगर जब वो चर्च से इसका आंसर मांगते हैं कि वो प्लेनेट है वो किस लिए है, तो चर्च इस चीज़ को जो है ना वो इसका जवाब देने की जो है ना वो नहीं जवाब सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाती। तो उससे जो है ना वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन। अब ये जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है ये बढ़ता बढ़ता फिर जो है ना वो कि जो सोसाइटी हमें दी जा रही है जो हमें इंसान की डेफिनेशन बताई जा रही है क्या वो डेफिनेशन भी कहीं कोई गलत तो नहीं है? क्या उसको भी रिफाइन करने की रीडिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है? और उसी आइडिया को बेसिकली ह्यूमनिज्म के नाम से हम जानते हैं। सो इट बेसिकली इनकरेज द क्वेश्चन अबाउट ट्रेडिशन एक्सपेरिमेंट न्यू आइडियाज एंड डेवलप ऑन थॉट। सो फिर ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि ह्यूमनिज्म कहता है कि इस सोसाइटी को हम इस काबिल बनाएं जहां पर इंसान जो है वो बेसिकली एक परफेक्ट जिंदगी एक आइडियल जिंदगी गुजार सके। और अगर हम फेमस राइटर की बात करें ह्यूमनिज्म में तो हमारे पास फ्रांसिस्को पेट्रार्क आते हैं जिसको जो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है। और ही बेसिकली फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड देन हमारे पास इरास्मस आते हैं जो जिसका फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर न्यू आइडियाज़ के ऊपर या अपने थॉट्स को बेसिकली लॉजिकली डील करने के ऊपर जो बात थी। और आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द थॉमस मोर का एक जो बुक है यूटोपिया। यूटोपिया इज बेसिकली डीलिंग विद द आइडियल सोसाइटी। एक ऐसे सोसाइटी जहाँ पर ना तो कोई गुर्बत हो ना कोई बीमारी हो और खुशी हो हर इंसान अपनी मर्जी से एक परफेक्ट जिंदगी गुजार रहा है। सो ये इन थिंकर्स के इन आइडिया से हमारे पास एक ह्यूमनिज्म का जो है ना वो थॉट आती है। और ह्यूमनिज्म जो है वो बेसिकली रेनेसेंस के साथ बहुत क्लोजली लिंक है। ये जो नए थॉट थे ये जो ट्रेडिशनल बिलीव्स को या ह्यूमन लाइफ को बेसिकली वैल्यूएबल कंसिडर करना जो है ना वो आर्ट के अंदर फिर इंडिविजुअलिटी की बात आती है। और वही इंडिविजुअलिटी जो कि मिडल एजेस में नहीं थी। सो मिडल एजेस से ये जो शिफ्ट आता है उसमें ह्यूमनिज्म का एक खास रोल है। आगे बात की जाए रेनेसेंस एंड मॉडर्न सोसाइटी की। सो द रेनेसेंस ट्रांसफॉर्म्ड यूरोप और रेनेसेंस ने बेसिकली द रेनेसेंस लेट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसके इम्पैक्ट जो है ना वो आज भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी जिसमें हमारे पास गलीलियो गलीली आता है कॉपरनिकस आता है या लियोनार्डो डा विंची है। सो दे बेसिकली मेड द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज इन एस्ट्रोनॉमी इन फिजिक्स इन इन एटमी। सो ये जो था इनके काम देयर वर्क लेड अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसने जो है वो हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ड हाउ पीपल अंडरस्टैंड द वर्ड इस नज़रिए को जो है वो चेंज किया। सो हमें रेनेसेंस जो है वो मॉडर्न सोसाइटी की फाउंडेशन रखते हुए नजर आती है जब स्टार्ट हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन से एंड देन चेंज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इसमें क्या था कि इसमें बेसिकली जो है ना वो जैसे अभी एक नाम लिया लियोनार्डो डा विंची द मोस्ट फेमस पेंटर जिसमें मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो बनाई। सो अभी भी जो है ना वो नाम जो है वो जाना जाता है। सो एक मास्टर क्लास जो है ना वो जिसमें हमें रियलिज्म का थीम नज़र आता है हमें पर्सपेक्टिव और ह्यूमन इमोशंस जो है ना वो बेसिकली इसमें जो है वो नज़र आते हैं। आगे बात की जाए डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर की तो राइटर सच एज विलियम शेक्सपियर और द क्रिस्टोफर मार्लो हमें इन जैसे जो है जो बेसिकली ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन इमोशंस की बात करते हुए नज़र आते हैं। इससे पहले जो था वो चीज़ें डील जो है वो रिलीजियस साइड पर ज़्यादा थी। ह्यूमन लाइफ जो है ना वो इंडिविजुअलिटी ह्यूमन लाइफ को फोकस नहीं था। आगे बात की जाए पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज की। इससे पहले जब हम बात करते हैं वे ऑफ गवर्नेंस की तो उसमें जो एक हायरार्किकल सेटअप था जिसमें जो फ्रीडम और राइट्स जो थे वो बहुत लिमिटेड थे बहुत कम थे। यहाँ पर हमें जो है वो जब इंडिविजुअलिटी की जो ह्यूमनिज्म की थॉट आती है तो फिर हमारे पास फ्रीडम और राइट जो है ना वो राइट ऑफ सिटीजन जो है ना वो भी हमारे पास सामने आते हैं। और आगे
इम्प्रूव्ड एजुकेशन। क्या डील था बेसिकली कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी जब वो चीज़ें डेवलप करती हैं, सो हम जो एजुकेशन है वो भी फ्लरिश करती है। सो रेनेसेंस और मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड, कि एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ज़रिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में चेंज के ज़रिए लिटरेचर डेवलप होता है, सोशल चेंज आता है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होता है, और एजुकेशन जो इम्प्रूव होती है, और यही मॉडर्न सोसाइटी की फाउंडेशंस हैं। So, the last topic for today's, which we will discuss in this video, is Renaissance and British literature. कि Renaissance ने British literature को किस तरह से impact किया। सो द फर्स्ट थिंग कि रेनेसेंस जो एक पीरियड था कल्चरल रीबर्थ का, जिसने ब्रिटिश लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया इन मैनी डिफरेंट वेज। इट रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग, it introduced new literary form, and it changed the way the writer approach theme and ideas। उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है जिसमें हमारे पास नॉन क्रिएटिव लिटरेचर आता है, उसमें द रेनेसेंस फर्स्ट इम्पैक्टेड नॉन क्रिएटिव लिटरेचर। अगर हम एजुकेशन और स्कॉलरशिप की बात करें, सो उसमें जो हमारे पास सबसे पहला इन्फ्लुएंस रेनेसेंस का हमें कहीं कहीं पर नज़र आता है, तो वो हमें आता है नॉन क्रिएटिव लिटरेचर में। अब उस वक्त की जो यूनिवर्सिटीज़ थी रेनेसेंस में, सो यूनिवर्सिटीज़ बिकेम द सेंटर ऑफ ह्यूमनिस्ट लर्निंग। ह्यूमनिस्ट लर्निंग जो है वो आप याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म, द आइडिया ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, द आइडिया ऑफ ह्यूमन लाइफ, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन थॉट्स, और द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी इन ह्यूमन लाइफ। अब जो यहाँ पर जो स्कॉलर थे, दे बेसिकली डील विद द रोमन एंड ग्रीक टेक्स्ट। सो उससे जो था अब जो है ना वो जो जैसे अरासमस है, या उसमें हमारे पास थॉमस इलियट है, सर जॉन क्लीक हैं। सो इस तरह के जो एजुकेशनलिस्ट हैं या थिंकर हैं वो आते हैं, और वो बेसिकली जो एक एजुकेशन को, एक नॉन क्रिएटिव लिटरेचर को एक नए मेथड्स और नई थॉट्स के साथ शेप करते हैं। सो रेनेसेंस प्लेड अ की रोल इन शेपिंग दीज एजुकेशनल न्यू एजुकेशनल मेथड एंड इंटेलेक्चुअल थॉट इन ब्रिटेन। द नेक्स्ट थिंग इज इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोज। सो प्रोज राइटिंग में हमें जो है वो एक एक जिद्दत नज़र आती है, जो कि जब क्लासिकल टेक्स्ट जो वो पुराने टेक्स्ट थे उनको पढ़ा जाता है, तो उससे जो स्ट्रक्चरल स्टाइल को जो है ना वो जो है ना वो रीडिफाइन किया जाता है उसके क्लासिकल आइडियाज़ के ऊपर बेस करके। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन प्रोज अगर हम बात करें, तो इरास्मुस का द प्रेज ऑफ फुली आता है, जो कि स्टेरिकल जो है ना वो वर्क है, जिसमें वो बेसिकली ही क्रिटिसाइज द करप्शन ऑफ चर्च और medieval ट्रेडिशन। तो वो जो आइडियाज़ थे वो बेसिकली इंस्पायर्ड थे इंग्लिश राइटर लाइक सर थॉमस मोर। सो थॉमस मोर जो है ना वो ह्यूमनिस्ट थिंकर है, जिसने एक जो है ना वो बुक यूटोपिया नाम की एक बुक जो है ना वो लिखी जाती है, जो जो बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टार है, और यूटोपिया डील करती है एक आइडियल सोसाइटी को। मैंने पहले भी बता दिया कि आइडियल सोसाइटी से मुराद एक ऐसी सोसाइटी जो कि हर लिहाज से perfect हो। The next one is the very famous prose writer, which is Francis Bacon. So Francis Bacon, he combined the Renaissance humanism with practical reasoning। अब ये जो ऐसे हैं, these ऐसे introduce the new form of concise and reflective writing। और ये जो टॉपिक कवर जो ऐसे करते हैं, वो द थीम ऑफ एम्बिशन, द थीम ऑफ लव, द थीम ऑफ विजडम। सो इनके ज़रिए जो है ना वो एक कंसाइज फॉर्म में किस तरह से एक प्रैक्टिकल रीज़न देते हुए किस तरह से जो है ना वो चीज़ें बयान होती हैं। सो ये हमारे पास रेनेसेंस के इरा में ही आता है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस ऑन प्रोज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर लॉजिकल एंड परसुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो कि हमें इन तीनों में जो है ना वो हमें लॉजिक्स भी नज़र आते हैं और हमें परसुएशन भी इनके काम में नज़र आती है। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस ऑन प्रोज राइटिंग। बात कर ली जाए इन्फ्लुएंस ऑन पोइट्री, तो हमारे पास जो है ना वो पोइट्री के अंदर भी जॉफरी चौसर के बाद एक डिक्लाइन आ गया था, जो पोइट्री है उसका जो है ना वो रिवाइवल होता है, लेकिन इस पोइट्री में हमारे पास न्यू फॉर्म्स और थीम्स जो है ना वो आते हैं, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम द इटालियन राइटर लाइक पेट्रियार्क। सो थॉमस वाइट वाज द फर्स्ट पोएट जिसने जो है ना वो सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया, और ही अडॉप्ट द इटालियन फॉर्म, जो है ना वो जैसे पेट्रियार्क ने जो जिस तरह से पोइट्री की उसको अडॉप्ट किया, एंड हिज पोइट्री एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, ब्यूटी एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। और हेनरी हार्वर्ड की बात करें, द अर्ल ऑफ सरे की, तो इसमें जो द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, जो बेसिकली यूज ऑफ अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर है,
उसको जो है ना वो यूज़ करते हुए एक नया सिग्निफिकेंट जो है ना वो पोएटिक फॉर्म इंग्लिश लिटरेचर में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो यही द यूज़ ऑफ अनराइम है यहाँ पे एक मैथमेटिक्स ये जो बाद में जो है ना वो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस हुए जैसे मेजर ड्रामेटिस्ट जैसे विलियम शेक्सपियर या क्रिस्टोफर मार्लो का भी डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो बेसिकली ब्लैंक वर्स के अंदर ही लिखा गया एक प्ले है। So this Renaissance poetry जो है ना it emphasize the harmony, the classical discipline and the grace जो उस वक़्त की है, सो उसको जो है ना वो उजागर करते हुए हमें ये पोएट्री नज़र आती है। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इन्फ्लुएंस ऑन ड्रामा के हमें रेनेसांस के अंदर जो है ना वो क्लासिकल ड्रामा ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और थीम जो इससे पहले रोमन और ग्रीक में जो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा था जो ट्रेजिडी या जो एक चीज़ें थी वो हमें जो है ना वो यहाँ पर उसका रिवाइवल होता हुआ नज़र आता है। एंशियंट ग्रीक और रोमन ड्रामा के ऊपर जो है ना वो जिस तरह से वो करेक्टर डेवलपमेंट होती थी या जो प्लॉट स्ट्रक्चर था वो अब दोबारा से जो है ना वो रिवाइव होता है, वहाँ से आइडियाज़ लिए जाते हैं जिसकी एग्जांपल हमारे पास विलियम शेक्सपियर के नाम से है। हमारे पास एक ग्रुप आता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट का। तो यूनिवर्सिटी विट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, थॉमस किड आते हैं, रॉबर्ट ग्रीन आते हैं जो कि जिन्होंने जो रेनेसांस ड्रामा है इसको डेवलप करने में एक बहुत मेजर किरदार अदा किया है। फॉर एग्जांपल मार्लोस के डॉक्टर फोस्टर्स की बात की जाए तो इट डिपिक्ट वेरी पावरफुल थीम एंड इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स स्ट्रक्चर। और विलियम शेक्सपियर की बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर का काम किसी से जो है ना वो ढका छुपा नहीं है। सो क्लासिकल इन्फ्लुएंस ही बेसिकली मर्ज्ड क्लासिकल इन्फ्लुएंस विद डीप ह्यूमन इमोशंस एंड पोएटिक एक्सप्रेशंस जो कि अभी भी हम जो है वो उनको पढ़ते हैं और उन प्ले से हमें जो ह्यूमन इमोशंस है ह्यूमन नेचर है वो सीखने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट के जो हमारे इस रेनेसांस के इरा में था। सो अगर हम इसको अब सम अप करें, इसको कंक्लूड करें तो रेनेसांस बेसिकली ट्रांसफॉर्म लिटरेचर थ्रू रिवाइविंग क्लासिकल नॉलेज, इंट्रोड्यूसिंग न्यू लिटरेरी फॉर्म एंड एम्फसाइजिंग ह्यूमनिस्ट आइडियल्स। सो हमारे पास क्लासिकल नॉलेज जो क्लासिकल टेक्स्ट के ज़रिए आता है, नए लिटरेरी फॉर्म उभर कर आते हैं और वो जो एक ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ थे वो उनके ऊपर एम्फसाइज होता हुआ हमें नज़र आता है। सो इट इज़ द पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड artistic growth. If you have any question, any query, any ambiguity, you may ask. I'm here to answer you guys. Till our next video. Allah Hafiz.